हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। क्यों पार्ट 2 है? क्योंकि हम बात कर रहे थे हाउ टू क्वालिफाई अ डिमांड जोन या सप्लाई जोन। ठीक है ना। तो अगर हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन की बात करें तो इनको क्वालिफाई करने के सेंस में हमारे पास क्या था? पहला पॉइंट ये था जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइम स्पेंट। दूसरा पार्ट था फ्रेशनेस ऑफ द जोन कि कोई जोन कितना फ्रेश है। तीसरा पॉइंट था कि साइज ऑफ द कैंडल। चौथा पार्ट। ये तीनों पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इन तीनों पार्ट पर हम बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ऑफ द अपोजिट जोन या रेजिस्टेंस। ठीक है ना, या रेजिस्टेंस। हम और आगे बात करने वाले हैं कि मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड कितना होना चाहिए कि हम ट्रेड में मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड। और चौथा पॉइंट होगा अलाइनमेंट ऑफ द जोन विद हायर टाइम फ्रेम कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है और उसी के साथ साथ इसके एंट्री टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर चार्ट। ठीक है ना, फ्यूचर चार्ट। अगर जिसका हम HEG लिमिटेड का चार्ट लिए हैं, अगर ये फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है तो हम इसके फ्यूचर के चार्ट को भी देखेंगे। हालांकि ये फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर रहा है, मैंने चेक किया, मुझे चार्ट नहीं मिला, तो हम नहीं देखेंगे। अब इसके देखने का पर्पज क्या है? इसके देखने का पर्पज ये है कि इसके डिमांड और सप्लाई जोन और फ्यूचर के चार्ट के डिमांड और सप्लाई जोन अगर जितना करीब रहेंगे, जितना उनमें क्लोजनेस रहेगी, वो एरिया उतना ही स्ट्रांग रहेगा। हम इस पर अधिक समय नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, हम ये चीजें और बाद में देखेंगे थोड़ा, तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम अभी हटा दे रहे हैं। आप देखने की कोशिश करिएगा तो आपको कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा। हम अगर फ्यूचर में कोई ऐसा चार्ट लेंगे तो जरूर अपने वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन जितना हम अभी ये सब सिखाए हैं ये बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इसमें टेक्निकलिटी नहीं है और आसान चीजें काम करती हैं। आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर से देखा होगा। ठीक है, और आप बहुत ही परेशानियों से बच सकते हैं। दुनिया भर के इंडिकेटर के ट्रैप में रहेंगे तो आप अभी तक ट्रेड करके देखे होंगे कितना इंडिकेटर ने आपका साथ दिया है। इंडिकेटर से ट्रेड लेने के लिए आपको एक अच्छी साइकोलॉजी चाहिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाकर के आप उसके साथ विनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इस कहानी में कि इतनी सारी जो कहानी है, साइज ऑफ द कैंडल हो गया, ब्रेकआउट ऑफ द अपोजिट जोन हो गया, मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड हो गया, अलाइनमेंट ऑफ द जोन हो गया, ये हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं। अब हम इसको बारी बारी से चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम चीजों को थोड़ा देखें फिर से शुरू से, हम इसी जोन की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। इसी जोन की यहाँ पर प्राइस नहीं आया था तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे हम इसको काम करेंगे। हम इस जोन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब समझ में चीजें आती हैं कि क्या होगा। जरा ये देखिए, हमने कहा था इस जोन को पकड़ते हैं,
इस जोन को पकड़ते हैं। जब इस जोन को पकड़ते हैं तो इसमें क्या क्या है और क्या क्या राइट है, क्या क्या रॉन्ग है, ठीक है ना। पहला हमारे पास पहला क्या था, हमारे पास पहला था टाइम स्पेंट, कि कितना इसमें टाइम लगा है। तो इसमें 1 2 3 4 4 कैंडल है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जब इस यहां से कैंडल निकली तो उनका साइज, कैंडल का साइज क्या है, साइज ऑफ द कैंडल, साइज ऑफ द कैंडल। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो साइज है, ठीक है ना, कैंडल का जो साइज है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो ये प्रीवियस कैंडल्स हैं इनसे, इनके आसपास या इनसे अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसके पास बेरिश प्रेशर, इसके पास बेरिश प्रेशर, इसके पास बेरिश प्रेशर बार बार दिखाई पड़ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए भी हम यहां पर क्रॉस लगाते हैं। नंबर तीसरा क्या है, तीसरा है फ्रेशनेस ऑफ द जोन, ठीक है ना, फ्रेशनेस ऑफ द जोन कितना फ्रेश है। जोन जब यहां से यहां तक गया था तो ये जोन में कोई, इस जोन में कोई कैंडल आकर के टकराई नहीं थी, तो ये जोन बिल्कुल फ्रेश था। नंबर 4 है कि ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस या अपोजिट जोन, ठीक है ना, या सप्लाई जोन। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें डिमांड की ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर सप्लाई जोन तोड़ देगा, रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब इसमें क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहां से डिसाइड किया गया कि मार्केट को नीचे लेके जाया जाए और इसका हाई यहां है, इसका हाई क्या है, यहां है। तो जब मार्केट यहां से निकला तो इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, 1 वीक की क्लोजिंग दी। मतलब यहां पर जो बायर थे वो इतने इंटरेस्टेड थे कि इसके हाई के ऊपर तो उसने क्लोज दिया, लेकिन हाँ, इसके हाई के ऊपर तो क्लोज नहीं दिया, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया, लेकिन इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज किया जहां से इसको डिसाइड किया गया था गिराने का। इसका मतलब है कि इसमें पावर तो थी और यहां पर एक इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, तो हम अपने लिए इसको प्लस देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें पावर, क्योंकि अपोजिट जोन को ब्रेक करना और एक अच्छे कैंडल से ब्रेक करना, ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है ना। ये 4 हो गया। अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लीन तरीके से लिखें तो ये मान लो हमारे पास 5 है। 5 हमारे पास क्या है, जोन हमारे पास इसमें दिखाई पड़ेगा कि मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड, ठीक है ना, मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड। तो ये हमें दिखाई पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पर, मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड। अगर हमारे पास स्पेस होगा मूव करने का, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका अगर 3 गुना हमें मिलता है, तब हम इस ट्रेड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। एंट्री टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं, इसको एंट्री टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये जोन वीकली टाइम फ्रेम का है तो मैं अपने लिए लेता हूं 2 घंटे का एंट्री टाइम फ्रेम। 6वां, तो अलाइनमेंट ऑफ द जोन विद द हायर टाइम फ्रेम। अलाइनमेंट ऑफ द जोन विद हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, विद हायर टाइम फ्रेम। तो यह भी एंटी टाइम फ्रेम पर ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट हुए और इसका फ्यूचर का चार्ट है नहीं, जिसको देखना नहीं। ये दोनों चार्ट हम देखेंगे कहां पर, ये दोनों पॉइंट हम देखेंगे कहां पर, ये दोनों पॉइंट हम देखेंगे अपने एंट्री टाइम फ्रेम पर। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर 50-50% का चांस है कि फ्रेशनेस ऑफ द जोन है, ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, इसको हम अधिक वेटेज देंगे, इसको हम टाइम स्पेंट और साइज ऑफ द कैंडल के हिसाब से अधिक वेटेज देंगे।
मतलब ये इसका जो वेटेज होगा वो ज्यादा होगा कि इतना आसान नहीं होता है किसी अपोजिट जोन को ब्रेक कर पाना बिना हाई वॉल्यूम को प्रेस किए। जब तक हम इसमें हाई वॉल्यूम प्रेस नहीं करेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेड नहीं लगाएंगे, बहुत अधिक पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक ये अपोजिट जोन ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इसको हम अधिक वेटेज देंगे। तो अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास 60-40% का रेशियो बनता है कि ये हमारा जोन स्ट्रांग है। 60-40 हम 60% मानते हैं, हम 40% मानते हैं कि ये जोन टूट सकता है, ब्रेक होगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 60% चांस है, 70% चांस है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इस जोन में प्राइस के आने का। और हम एंट्री तभी बनाएंगे जब हमें 5वां और 6वां पॉइंट भी हमें दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद एंट्री टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक रूल है। क्या रूल है, जब भी यहां पर कैंडल आएगी, एंट्री टाइम फ्रेम पर जब कैंडल आएगी तो हम इसमें देखेंगे पैटर्न। क्या देखेंगे, पैटर्न देखेंगे। कोई भी बुलिश पैटर्न हो, ठीक है ना, पैटर्न हो लेकिन वो बुलिश होना चाहिए। नंबर 2, हम इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना, हम इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा उसका बन रहा है प्राइस का, बार बार लो टूट रहा है कि नहीं। अगर बार बार लो टूट रहा है तो हम वेट करेंगे, ठीक है ना। हम एंट्री टाइम फ्रेम पर आरएसआई डाइवर्जेंस भी देखेंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है ना, आरएसआई का डाइवर्स देखेंगे। हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या लोअर टाइम फ्रेम पर 20 और 50 SMA के ऊपर प्राइस आगे सस्टेन कर रही है। अगर ये 20 है और अगर ये 50 है तो यहां से प्राइस आकर के क्या यहाँ पे सस्टेन कर रही है। अगर यहाँ पर सस्टेन कर रही है तो हम ट्रेड लेंगे। तो हम पैटर्न देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 चीजें हैं कि ये इसका लोअर लो बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर कोई ट्रायंगल, यहाँ पर कोई फ्लैग पैटर्न बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे। तो एंट्री टाइम फ्रेम को समझने के लिए भी हम बहुत चीजें देखते हैं, तब जाकर के हम इसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 20-50 का भी हम इसमें देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे, कुछ बुलिश पैटर्न देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हम देखेंगे तब हमारे पास कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये 6 पॉइंट है। अब चलते हैं इस जोन के पास, ठीक है ना। यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे थे जो हमारे लिए काम के थे। यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है ना, ताकि हम इस चीज को समझ पाए। और अब हम क्या करते हैं, इनको सबको हटा देते हैं, ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम आते हैं अपने एंट्री टाइम फ्रेम पर। अब देखिए 2 घंटे का चार्ट है। अब हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब समझिए, अब ये हमको क्या समझना है, यहां से समझते हैं चीजों को। अब देखिए हुआ क्या था कि जब प्राइस यहां से चली थी, ठीक है, जब प्राइस यहां से चली थी तो उसने क्या किया, सीधा बिल्कुल सीधा वर्टिकल लाइन पर इसने अपने लो को ब्रेक किया, इससे ये प्रूव होता है कि इस जोन में, ठीक है ना, इस जोन में सेलर्स प्रेजेंट हैं। इसलिए ये प्रूव होता है क्योंकि लो टूटा है, मतलब यहां पर सेलर्स में जान लगी है, तभी ये लो टूटा हुआ है। और खासकर यहां पे देखिए, यहां पर डिमांड जोन बना था 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर। इस डिमांड जोन को ब्रेक करने के लिए यहां पर बहुत सारा वॉल्यूम प्रेस हुआ, उसके बाद फिर मार्केट नीचे बढ़ा। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए यहां पर बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रेस हुआ और तब जाकर के लो टूटा हुआ है। मतलब यहां पर एक हमारे पास कौन कौन से सप्लाई जोन होंगे, मैं आपको बता दूं तो हमारे पास एक ये सप्लाई जोन होगा, ठीक है, एक हमारे पास ये सप्लाई जोन होगा, ठीक है। और ये सप्लाई जोन उतना बढ़िया है नहीं, मुझे ये दिख नहीं रहा उतना अच्छा सप्लाई जोन, क्योंकि ये नीचे भी ट्रैप किया हुआ, ऊपर भी ट्रैप किया, बीच में 4 कैंडल है, बहुत अधिक टाइम एक्सपेंड किया हुआ है। तो हम और ऊपर से हमारे पास इतना अच्छा हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन
हमको अच्छा मानने पर मजबूर ये कर रहा है कि इसने क्या किया है, अपोजिट जोन को ब्रेक किया है। इस जोन ने इस डिमांड जोन को 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर ब्रेक किया है। तो हम मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट तो होगा, ऑब्वियसली बात है। ये इसको हम मार्क कर देते हैं। और यहाँ पर पहले क्या हुआ था, प्राइस आई थी, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर यहाँ गिरी, फिर यहाँ से जाकर के ऐसे हुआ। ये हमारे पास एक एसआर फ्लिप हुआ, तो इसलिए ये हमारे पास जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर देते हैं कैंडल, ठीक है, तब हम चीजों को समझते हैं। सॉरी, कैंडल क्या मार्क करते हैं, लाइन मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक बढ़िया जोन निकल करके आ गया है, ठीक है। हम अगर इसके पास तक पहुंचेंगे तो अपना कुछ पोर्शन हल्का करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट बहुत देर तक सपोर्ट लिया था, यहाँ पर मार्केट बहुत देर तक सपोर्ट लिया था जब यहाँ से गया था। तो इस सपोर्ट के पास बहुत लोगों ने बाइंग किया, बहुत लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की, लेकिन तो इसको होल्ड करने की कोशिश हुई। यहाँ पर फाइट हुआ, इस फाइट के बाद से हमारे पास यह कैंडल दिखाई पड़ी, जिसमें से नीचे से क्या दिखाई पड़ रहा है, नीचे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें बाइंग प्रेशर है। तो अगर इसमें बाइंग प्रेशर है तो उसके बाद फिर हम तो अपना कुछ पैटर्न देखेंगे, और हम तो नीचे के जोन का वेट कर रहे हैं, हम तो यहाँ वेट नहीं कर रहे हैं, हम इंट्राडे तो कर नहीं रहे हैं। तो हम इसको वेट करेंगे अपने जोन तक आने का। प्राइस जोन में आई, जोन में आने के बाद ये वापस गई। तो हम जानते हैं कि जो लेवल पहले सपोर्ट का काम किया है वही लेवल बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसलिए यहाँ सप्लाई जोन भी था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल भी था, और यहाँ से प्राइस फिर गिरने के बाद क्या हुआ, इसने इस लो को नहीं तोड़ा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं उतने स्ट्रांग नहीं है, और एक बार ये जोन टेस्टेड हो गया है तो ये उतना अच्छा जोन नहीं है। इसलिए जब मार्केट यहाँ दोबारा आएगा तो हम ट्रेड लेने से बचेंगे सेलिंग का। और जोन के पास ध्यान रखिए, ये वीकली का डिमांड जोन है, ध्यान समझिए, ये वीकली का डिमांड जोन है, ठीक है ना। तो वीकली के डिमांड जोन के पास सेलिंग नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पे सेलिंग चल गई है, बट सेलिंग नहीं करते हैं, डिमांड सेलिंग ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते हैं डिमांड जोन के पास, अदरवाइज बहुत तगड़ा झटका लग सकता है, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। इसमें काम कर गया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, कास्ट कर देते तो हो जाता, बट ऐसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर 50 के मूविंग एवरेज से ये 20 का मूविंग एवरेज से प्राइस टकरा करके फिर से गिरने के बाद इसने क्या किया, इस लो को भी नहीं ब्रेक किया, ठीक है, इस लो को भी नहीं ब्रेक किया। इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो जोन है वो 2 बार टेस्टेड है। अब ये जोन अगर 2 बार टेस्टेड हो चुका है तो इस जोन में अब कमजोरी दिख रही है, ठीक है, इस जोन में अब कमजोरी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको सारी कहानी समझ में थोड़ी सी आ गई होगी। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा दूं अगर, तो बाद में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब देखिए, तो हमारे पास ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन 2 बार काम किया, लेकिन इस सप्लाई जोन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसके लो को तोड़ सके, ठीक है। तो इसने एक ये रेंज बनाया, इसने क्या बनाया, रेंज बनाया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये रेंज और भी पतला हो गया, ये रेंज और भी पतला हो गया। पहले रेंज इतना था, देखिए प्राइस कर क्या रही है, ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सब पहले उसने क्या किया, 2 टच यहां दिया और 2 टच 3 टच यहां दिया। जब तीसरा टच हुआ तो उसने क्या किया, प्राइस ऊपर नहीं जाने दिया, प्राइस ऊपर नहीं गई, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अब ब्लास्ट होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे कैंडल दबती है, मतलब प्रेस होती है, ठीक है ना, कैंडल जैसे जैसे दबती है, ठीक है ना, यहां से चाहे नीचे का मूव चाहे ऊपर का मूव बहुत ही तगड़ा आता है। लेकिन हम कहाँ हैं, डिमांड जोन के पास। हमारे पास एक बायसनेस है कि जो भी मूव आएगा वो ऊपर की तरफ का आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जब उसने इस रेंज को ब्रेक किया और हमारे पास ये कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने किया क्या है पता है, इस कैंडल ने 1 2 3 एक दिन की कैंडल के हाई को तोड़ दिया। मतलब ये जो है 2 घंटे कैंडल है, तो 2 3 6 लगभग हमारे पास क्या है, एक दिन का प्राइस एक्शन है। एक दिन के प्राइस एक्शन को 2 घंटे में ब्रेक कर दिया गया। हम यहीं पर ट्रेड लेंगे, क्यों ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये जो जोन है
ये बहुत टूट चुका है, ठीक है, ये बहुत टूट चुका है और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग जोन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे और इस एसएल के साथ जाएंगे, ठीक है, इस एसएल के साथ जाएंगे। तो अगर हम अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने लग गया, यहाँ पे लो नहीं टूटा, यहाँ पे लो नहीं टूटा, यहाँ पे लो नहीं टूटा, इसका मतलब है अगर ये लो नहीं टूट रहा है और उसके बाद एक लो ये, दूसरा लो ये, इसने धीरे धीरे अपने लो को ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, मतलब इसमें बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, पहली बात। अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और हम अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो कोई भी चीज हो ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ द जोन विद द प्राइस एक्शन। अब हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम, हम ये देख पा रहे हैं कि जो वीकली टाइम फ्रेम है वो अप ट्रेंड में है। क्यों अप ट्रेंड में है, क्योंकि ये 20 के पास है, 50 के ऊपर है। अब मतलब वीकली टाइम फ्रेम 50 के ऊपर है, मतलब इसमें कितना ज्यादा हम इसमें बुलिशनेस होगा, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक जोन है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास एक जोन है जो उतना अच्छा जोन नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, उतना अच्छा जोन नहीं है। लेकिन हमें क्या मिला, अगर मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है ना, और इस कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा बफर दे करके स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो ये लगभग 2:3 का क्या किया, 2:3 का ट्रेड दिया है, लगभग 2:3 का है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग 1:2 का बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसमें कोई बात नहीं है। 1:2 का है तो 1:2 में बहुत अच्छा होता है। अगर आपने 5,000 का लॉस लिया तो आपको 10,000 यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 5,000 रुपए का लॉस लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको ये, मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो कितना परसेंट आपने दिया है अपने पूरे एंट्री अकाउंट का। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो हमने 4% दिया है, और हमने 11% लिया है, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, इसे 2 टाइम्स आराम से हो गया ना। तो हमें 1:2 का मूव दिखा तो हमने एंट्री किया, लेकिन क्या हम अभी निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के पास से कैंडल जाना शुरू किया है तो हम इस केस में क्या करेंगे, जब हम यहाँ 1:2 चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और हाफ प्रॉफिट बुक करने के बाद हम अपने एसएल को छोटा भी करेंगे, या फिर छोटा करना ज्यादा बेहतर होगा, हम अपने एसएल को छोटा भी करेंगे, या हम कॉस्ट टू कॉस्ट, या आपकी सोच और समझ के ऊपर है, कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके अपना एसएल को रख देंगे। अब उसके ऊपर ये जितना जाता है उतना जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने इस एंट्री से कुछ पैसे बनाए हैं, ये हमारा यहाँ पे लॉजिक है, और हमें तभी ट्रेड में होल्ड करने का कन्विक्शन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये चार्ट बना हुआ है तो हमें देखना आसान लग रहा है, बट इतना आसान है नहीं। तो हमने देखा था ये जो सप्लाई जोन था, ये इतना अच्छा सप्लाई जोन है नहीं, लेकिन फिर भी इसने प्राइस को होल्ड किया और प्राइस को कुछ हद तक नीचे लेकर के आया। अब जरा देखिए हुआ क्या। अब अगर हम इसमें एंट्री बना लिए हैं, ठीक है, हम इसमें अगर एंट्री बना लिए हैं, जरा अब चीजों को देखिए। तो हमने पहले कहा था कि सप्लाई जोन उतना अच्छा है नहीं, लेकिन ये इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया है, तो कुछ तो असर ये इसको दिखाना चाहिए, इसने दिखाया। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं इसमें लगाऊं मूविंग एवरेज, तो अब प्राइस क्या हुआ है पता है, अब प्राइस आ गई है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। प्राइस हमने कहा एंट्री लिया था, हमने एंट्री तब लिया था जब प्राइस 20 और 50 की मूविंग एवरेज के पास थी। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, थोड़ा खींचता हूं इसको, तब आपको और समझ में आएगा। हमने ट्रेड कहाँ लिया हुआ है, देखिए हमने ट्रेड लिया हुआ है जहां हमने लिया हुआ, ये 20-50 का जोन था, ये 20 है, ये 50 है, इसके ऊपर प्राइस आई तो हमने यहां पर ट्रेड लिया हुआ था। प्राइस लौट करके आई है, ठीक है ना, प्राइस लौट करके आई है, और आते आते उसने क्या किया, यहां पर प्रेशर दिखाया, बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, यहां पर बाइंग प्रेशर, मतलब गिरते कैंडल क्या हो गई, छोटी हो गई। तो ये बता रहा है कि हमें निकलना बिल्कुल नहीं है। तो अब हम 200 SMA के पास चाहे तो जो अपना बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है ना, उस अमाउंट का हाफ,
उस अमाउंट का हाफ हम यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, उतना हमारे पास स्किल नहीं है, अभी हम नए हैं, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे बस, और इसको वेट करेंगे। ठीक है, तो हमने अगर वेट किया तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना, इसने क्या किया, इसने इस जोन को तोड़ा है ना, तो जब इसने इस जोन को तोड़ा मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और ये 50 मूविंग एवरेज का पास स्लोप आ गया, 20 मूविंग एवरेज के पास स्लोप आ गया, तो अब प्राइस क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा ऊपर। गिरते वक्त क्या कर रहे हैं, गिरते वक्त इनका हाथ खराब हो रहा है और मार्केट मूव करता हुआ चला जा रहा है, और हम उसी का वेट करेंगे। हम एंट्री तभी बना सकते हैं अब इस केस में, अब एंट्री हम तभी बना सकते हैं जब ये किसी 20 SMA मूविंग के पास, 50 मूविंग एवरेज के पास, या कोई पैटर्न बना, जैसे इसने यह पैटर्न बनाया, यह एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, क्यों, कहाँ बना है, 50 SMA के पास बना हुआ है। अब जब ये लाइव में होगा ना, ये कहीं थोड़ा सा दूर होगा 50 मूविंग एवरेज, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब ये बन चुका है तो जाके चिपक गया है, बट ये चिपकेगा नहीं, जब लाइव में होगा, आधा ये सब कैंडल नहीं बनी होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा दूरी दिखाई पड़ेगी, तो हमें उसी समय एंट्री लेना होगा। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से भी मल्टीपल एंट्रीज डिजाइन कर सकते हैं। बस हमें यही सोचना पड़ेगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। हम अपने पहली बार में हम अपना आधा प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। तब हम इसमें हमारा एक और फुलफिल हुआ कि रिस्क एंड रिवार्ड। अगर हमारे पास 1:2 से ज्यादा रिस्क और रिवार्ड नहीं मिल रहा है, और उसका अपवर्ड जोन बहुत करीब है, और ये जो अपोजिट जोन है बहुत स्ट्रांग है, तो हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री लेंगे, और हमारे पास बहुत सारे चार्ट है, हम वहां एंट्री लेंगे। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज रिस्क और रिवार्ड बिगड़ जाएगा, तो हमारा लॉस और प्रॉफिट कुल मिला करके हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। हाँ, इसके पीछे ये कहानी बनती है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा था हमने, अलाइनमेंट ऑफ द जोन विद द हायर टाइम फ्रेम। हम देख रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम अप है। अब फिर हमने ये देखा कि जो लोअर टाइम फ्रेम है, ठीक है, जो लोअर टाइम फ्रेम है, अब वह भी क्या किया है, वह भी अपने 200 SMA के ऊपर आ गया, 20-50 SMA के ऊपर आ गया है, तो इसका भी डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये भी आ गया है अप ट्रेंड में। तो अब जब अप ट्रेंड में आ चुका है, तो हमारा हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड में है, हमारा लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड में है, तो हम इसमें कहीं भी 20-50 के पास या किसी पैटर्न के पास एंट्री बनाएंगे, डिमांड जोन के पास एंट्री बनाएंगे, तो वो डिमांड जोन 70-80% चांस होगा काम करेगा, और पैटर्न देख के काम करेंगे। ऐसी बात नहीं जल्दीबाजी में, नहीं छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ पूरे पॉइंट्स का समागम, पूरे पॉइंट्स का संगम, कि हम किसी भी सप्लाई जोन और डिमांड जोन में जब प्राइस के साथ इसको रीड करते हैं, तो करते क्या है, किस तरीके से रीड करते हैं, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो सही होंगे। हमें प्राइस एक्शन को सप्लाई डिमांड के साथ मिक्स करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन को, चार्ट की मल्टीपल इंफॉर्मेशन को मिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास चीजें अच्छे से निकल करके आएंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको डिमांड जोन जिस तरीके से क्वालिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप जाकर के प्रैक्टिस करिए। सप्लाई जोन भी इसी तरीके से क्वालिफाई किया जाएगा जैसे मैंने आपके सामने दिखाया है, ठीक है, और ये जोन किस तरीके से काम किया है, ठीक है ना, हमने आपको दिखाया है, और ये जोन किस तरीके से काम किया मैं आपको दिखाऊं, ये जोन ये किस तरीके से काम किया है, ठीक है ना, ये वाला। और अगर आप देखिए कितने परसेंट का मूव है, तो मैं आपको बताऊं ये कितने परसेंट का मूव है। ये है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने परसेंट का मूव है। मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ हुई है, हम ऊपर नहीं बात करते हैं, ये 5% का मूव है, ठीक है ना, और हम लोग एक रुपए के लिए लॉस के तरसते हैं। ये 5% का डाउन ट्रेंड का मूव है, और 5% का डाउन ट्रेंड का मूव अगर हमें मिल जाता है तो कितना अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।